अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर 1 टॉपिक नंबर 1.1.2 रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस एंड कैरियर्स इन बायोलॉजी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस और दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ क्या ताल्लुक है। तो इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है इस रिलेशनशिप के लिए जिस जो कि है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब है इंटर मतलब दरमियान और डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। डिसिप्लिनरी का मतलब सब्जेक्ट। तो मतलब कि ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इन कैसे एक दूसरे से ये ताल्लुक रखती हैं। आज हम जो सबसे पहले कवर करेंगे दैट इज़ बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? बायोफिजिक्स डील करती है प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स के साथ। फिजिक्स के वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे असूल जो कि एप्लीकेबल हैं इंसानी ज़िंदगी पे, जानवरों की ज़िंदगी पे, पौधों की ज़िंदगी पे, वो कवर करेंगे हम इस रिलेशनशिप में, बायोफिजिक्स में। तो वैसे तो फिजिक्स के बहुत से प्रिंसिपल हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है, बैलेंसिंग है, न्यूटन्स के लॉ हैं और बहुत से और भी प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन हम फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल्स कवर नहीं करेंगे। हम फिजिक्स के सिर्फ वही प्रिंसिपल्स कवर करेंगे जो कि एप्लीकेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल फिनोमिना में, जो कि ज़िंदगी के जो फिनोमिना है उसमें जो एप्लीकेबल होंगे। हम सिर्फ वो फिजिक्स के वो रिलेशनशिप या सॉरी फिजिक्स के वो प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एक लीवर होता है जो कि बैलेंसिंग में इस्तेमाल होता है। ये लीवर इंसानी जिगर वाला लीवर नहीं है, ये LEVER वाला लीवर है, जिसका मतलब है जो बैलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जो तवाज़ुन को बरकरार करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसका काम बिल्कुल सेम है जैसा कि हमारे लिम्स काम करते हैं। अब लिम्स किसे कहते हैं? लिम्स हमारे दोनों हाथ और दोनों पाँव को मिलाकर लिम्स कहते हैं। तो हमारे हाथ और पैर भी हमारा बैलेंस का इस काम करते हैं। हम जो चलते फिरते हैं वो लिम्स की मदद से चलते हैं, जानवर, इंसान। तो जैसा लिम्स काम करते हैं बैलेंसिंग के लिए, वैसे ही काम फिजिक्स में लीवर करता है, LEVER। इसके बाद जो सेकंड जो रिलेशनशिप है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये डील करता है डिफरेंट कंपाउंड्स और प्रोसेसेस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन कैसी है, केमिकल कंपोजिशन कैसी है, वो किन कंपाउंड से मिलके बने हैं, वो भी हम इस बायोकेमिस्ट्री के रिलेशन में कवर करते हैं। और उसके बाद बहुत से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री में कवर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप सबको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हो रही होती है सनलाइट की मौजूदगी में। अब सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस करके प्लांट अपने लिए और हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का अमल है दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। और इसके अलावा अगर एक और मिसाल देखें रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन इज़ आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन में भी जो हम ग्लूकोज़ और ये चीज़ें बनाता है प्लांट, उनको हम खाते हैं और उसके बाद रेस्पिरेशन में क्या होता है कि उनकी ब्रेक डाउन होके उसको सिंपलर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उसे यूज़ कर सके। जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है दैट इज़ बायोमेट्री। बायोमेट्री क्या है? बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। अच्छा, बायोमेट्री जो है ये मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा एक्सपेरिमेंट लगाता है, ऑब्जर्वेशन के बाद कोई एक्सपेरिमेंट लगाता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो वो जितनी भी रीडिंग्स लेगा, जितनी भी चीज़ें नोट करेगा, वो मैथमेटिकल जो नंबर्स होते हैं उनमें वो नोट करेगा। और उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स निकालेगा, जो उनको प्लस माइनस करेगा, वो भी मैथमेटिकल टेक्निक्स में यूज़ करते हुए इस करेगा। और उसके बाद अगर हम मतलब व्हीट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो व्हीट की जो
जब हम उसे उगाते हैं तो कितना सीड रेट लगाते हैं और उसके बाद हमने उस पे कितनी खाद डालनी है उसमें, ये सारा कुछ भी मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद कितनी यील्ड आई उससे, वो भी हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करके हम उसे फाइंड करते हैं। और इसके अलावा अगर एक और मिसाल दूँ कि अगर हम कोई टेस्ट करवाते हैं, हम अपना पीएच का टेस्ट करते हैं या किसी और चीज़ का टेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें नंबर्स में और मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करके हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह बायोलॉजी का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है मैथ के साथ और स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को बायोमेट्री का नाम दिया गया है और ये रिलेशनशिप काफ़ी हेल्पफुल है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में और बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने में। जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है दैट इज़ बायोजियोग्राफी। जो बायो है इसका मतलब होता है लाइफ और जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिक का मतलब होता है रीजन। तो बायोजियोग्राफी जियोग्राफी हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ। तो जो तो जो बायोजियोग्राफी है वो डील करती है स्टडी की कि किसी चीज़ की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी और किसी स्पीशी की मौजूदगी और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसे तकसीम किस तरह करते हैं, उस किस तरह वो तकसीम हुई हुई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह मौजूद हैं और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, दुनिया के मतलब जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनमें वो किस तरह तकसीम हुए हुए हैं। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम किसी जियोग्राफिकल रीजन के करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कि किस तरह के, किसी जियोग्राफिकल रीजन के किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह की खसूसियात वहाँ पे पाई जाती हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा फ़लाँ जियोग्राफिकल रीजन में फ़लाँ तरह के ऑर्गेनिज़म्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम पोलर रीजन्स में चले जाएँ तो हम खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा वहाँ पे बर्फ़ानी रीछ होगा और इस तरह के जानदार होंगे जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकेंगे, पेंगुइन्स होंगे। और अगर हम इधर हमारे पंजाब में आ जाएँ या इधर के इलाके में आ जाएँ जहाँ पे मौसम मॉडरेट रहता है, ना सर्दी ज़्यादा होती है, ना गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर जो जानदार हैं वो इस तरह के होंगे। तो जो बायोजियोग्राफी है इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उनकी मौजूदगी को चेक करने में और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह तकसीम होंगे, कितने कहाँ पर होंगे, इस चीज़ को चेक करने में बायोजियोग्राफी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जो अगला रिलेशनशिप है दैट इज़ बायो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही अहम रिलेशनशिप है। इसमें हम कवर करते हैं कि जो भी चीज़ जो बायोलॉजिकल थिंग है उसका इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इकोनॉमिकली वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, उसका इकोनॉमिकली हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। मिसाल के तौर पे अगर हम गंदम लगाते हैं तो गंदम से हमें जो यील्ड मिलती है, एक फार्मर को उससे जो यील्ड मिलती है, जो उससे पैदावार वो हासिल करता है, उसे वो मंडी में ले जाके बेचता है। तो या तो उसको लॉस होता है या उसको फ़ायदा हो जाता है। तो इस फ़ायदे या नुकसान को हम किससे मेज़र करते हैं? हम इकोनॉमिक्स के साथ इसको मेज़र करते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सी इसकी मिसालें हैं कि जो जानवर हैं, उनकी जो मंडी लगती है, उसको हम सेल करते हैं, ख़रीदते हैं, बाहर भेजते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसका इकोनॉमिकली क्या इफ़ेक्ट है, वो मुल्क को फ़ायदा दे रहा है या नुकसान हो रहा है उसमें, तो ये सारा कुछ हम बायो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ करियर्स। करियर्स इन बायोलॉजी। कौन-कौन से करियर्स हैं, कौन-कौन से करियर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं और उनमें एक्सेल कर सकते हैं, उनमें तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं करियर्स इन बायोलॉजी। तो जो मेन करियर्स हैं वो हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, फिशर्स एंड एग्रीकल्चर। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का स्कोप है दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। अब मेडिसिन एंड सर्जरी क्या है? मेडिसिन एंड सर्जरी करके जो बच्चे हैं वो एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर्स इन सर्जरी। तो इससे इस करियर को अडॉप्ट करके स्टूडेंट्स
जो डिफरेंट डिजीज़ हैं ह्यूमन रिलेटेड, उन्हें डायग्नोस कर सकते हैं, उनकी मेडिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा मतलब फैल चुकी है और वो कंट्रोल में नहीं रही, तो उसकी फिर सर्जरी भी की जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के किडनी में स्टोन्स हैं, तो वो फिर मेडिकेशन से सॉर्ट आउट नहीं होता प्रॉब्लम, तो वो उसके लिए फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो इस ये वाला करियर है मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें स्टूडेंट्स या तो मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं, वो मेडिकेशन मतलब फिजिशियन बन जाते हैं, तो अगर फिजिशियन नहीं बनते तो फिर वो सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों करियर्स का काम सेम ही है। इनमें हम ह्यूमन डिजीज़ को कवर करते हैं और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेडिकेशन और थ्रू सर्जरी। जो अगला करियर है दैट इज़ फिशर्स। फिशर्स में हम स्टडी करते हैं फ़िश की, कि हम किस तरह फ़िश की क्वांटिटी और फ़िश की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ़िश और ज़्यादा मिक़दार में हासिल कर सकते हैं। तो फ़िश हमारे लिए बड़ी अहम है। इसको हम फूड में विंटर्स में हम फूड में भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल होती है। हमें बहुत सी जो न्यूट्रिएंट्स हैं इम्पोर्टेंट, वो हमें फ़िश से हासिल होते हैं। और इसके अलावा जो फ़िश ऑयल है वो भी बड़ा बेनिफिशियल है। वो बहुत सी चीज़ों में फ़िश ऑयल भी इस्तेमाल होता है और वो फ़िश ऑयल मेडिसिन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो फ़िश है वो ख़ुद भी बहुत सी मेडिसिन में इस्तेमाल होती है और ये बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इसलिए ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये जो फ़िशरीज़ का कोर्स है इसको ऑफ़र करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वो इस तरफ आएँ और हमारी जो फ़िश क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अब जो थर्ड जो करियर है दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो वास्ट फील्ड है दैट इज़ एग्रीकल्चर। इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का दैट इज़ 21%। तो 21% इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो इसलिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बीएससी एग्रीकल्चर्स ऑफ़र करती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो इस फील्ड में आ सकें और पाकिस्तान की जो फील्ड्स हैं और जो क्रॉप्स हैं, जितनी भी फसलें हैं, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनसे से ज़्यादा यील्ड हासिल की जा सके। और एग्रीकल्चर में ना सिर्फ जो क्रॉप्स आ जाती हैं, इनमें एनिमल ब्रीडिंग भी आ जाती है, एनिमल रियरिंग भी आ जाती है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल किया जा सकता है। और पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर को ऑफ़र कर रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। जो अगला करियर है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में एक जो ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री है उसमें हम कवर करते हैं कि जो एनिमल्स हैं, जो लाइव स्टॉक है लाइक कैटल, शीप, काऊ, तो हम उनकी केयर किस तरह करेंगे, उनकी ब्रीडिंग कैसे करेंगे, उनको उनसे से ज़्यादा मतलब हम पैदावार कैसे हासिल करेंगे, उनकी जो केयर है वो हमने किस तरह करनी है, उनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार दे सकते हैं। तो ये सारी स्टडी हम एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। जो अगला करियर है दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर में हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को कवर करते हैं। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो कि सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा वेजिटेबल्स भी हॉर्टिकल्चर में आती हैं और फ्लावर्स और मेडिसिनल प्लांट्स जितने भी हैं ये भी हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं। और फ्रूट्स जो हैं हमारे जितने भी फल हैं वो भी हॉर्टिकल्चर में आते हैं। तो आपको ये जो जितनी भी लैंडस्केपिंग रोड्स के इर्द-गिर्द नज़र आती है और हम मोटरवे पे जाएँ या किसी और सिटी में जाएँ जहाँ पे आपको लैंडस्केपिंग और पार्क्स में जितना काम होता है वो सारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करता है। तो ये बहुत बड़ी फ़ील्ड है, इसमें काफ़ी एक्सेल किया जा सकता है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र कर रही हैं। तो जो अगला करियर है दैट इज़ फार्मिंग। इफ इस फार्मिंग में पढ़ाया जाता है कि आपने किस तरह फार्म बनाने हैं। अब बहुत से फार्म होते हैं जैसे कि
जो एनिमल फार्म्स हैं, कैटल फार्म्स हैं, और इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, फ़िश फार्म्स हैं, तो आपने उनको किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, किस तरह आप उनकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वांटिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सा इसमें काम हो सकता है। तो इसी वजह से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ फार्मिंग में भी आपको जो डिग्रीज़ हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। जो अगला करियर है दैट इज़ फ़ॉरेस्ट्री। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो इन्वायरमेंटल चेंज पे इस गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा रुझान रहा और कितना ज़्यादा इन लोगों ने फ़ोकस रखा, तो जो फ़ॉरेस्ट हैं उनका बड़ा अहम किरदार है इन्वायरमेंटल चेंजेज़ में। ये जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है हमारा जो है फ़ॉरेस्ट। तो इसीलिए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ॉरेस्ट्री में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और बहुत से स्टूडेंट्स को बीएससी फ़ॉरेस्ट्री में दाखिले दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेस्ट्री के लोग पैदा हो सकें, बन सकें, और जो हमारी आर्टिफ़िशियल फ़ॉरेस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, ताकि ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेज़ आ रही हैं और इसको हम कंट्रोल कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ील्ड में एक्सेल किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है, और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले वक़्त में। और जो सबसे अहम जो फ़ील्ड है, जो इस मॉडर्न वक़्त की जो सबसे अहम ज़रूरत है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करते हुए जो ह्यूमन थिंग्स हैं उनके बेनिफिशियल उनकी मतलब बेनिफिट के लिए कोई ना कोई नई चीज़, कोई इम्प्रूव्ड चीज़ बनाते हैं। अब एक पहले मिसाल दूँगा प्लांट्स से। तो सादी-सी मिसाल कि जो पहले हमारी आबादी थी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 करोर्स, और अब हमारी आबादी है 20 करोर्स। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ ना करते और हम प्लांट्स को इतना ज़्यादा इम्प्रूव ना करते, तो आज हम ना इतनी जो यील्ड हम हासिल कर रहे हैं खेतों से, पहले हम सिर्फ गंदम से लेते थे 10 मन, 15 मन, और अब हम 60 मन और 70 मन तक ले रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबल हुआ है थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हमने अपनी क्रॉप्स को आर्टिफ़िशियली इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है कि माशाल्लाह अब वो बहुत ज़्यादा यील्ड देती हैं। अब पोल्ट्री ही की मिसाल ले लें, पोल्ट्री अगर ना होती तो हम अपना जो प्रोटीन कंटेंट है वो किस तरह हम फुलफ़िल करते इतनी ज़्यादा आबादी के साथ। तो और उसके बाद बहुत सी डिज़ीज़ेज़ में भी बायोटेक्नोलॉजी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन जो बनी है, दैट इज़ आल्सो अ रिज़ल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जो शुगर में हम इंसुलिन लगाते हैं, दैट इज़ आल्सो अ रिज़ल्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और जो हमारे मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि जो आने वाला वक्त है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजिस्ट का वक्त है, और बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाली फील्ड है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल किया जा सकता है, और इसमें बहुत थोड़ा काम हुआ है। जो सबसे ज़्यादा काम जिस फील्ड में अभी मौजूदा मतलब दौर में हो सकता है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारी सोच से भी ज़्यादा काम अभी रहता है। हमने बहुत थोड़ा-सा हिस्सा इसमें बायोटेक्नोलॉजी का हमने काम किया है। तो बहुत ज़्यादा सारा हिस्सा अभी बाकी है जो बायोटेक्नोलॉजी में हम कवर कर सकते हैं। तो ये थे जो चंद करियर्स मैंने जो अभी आपके साथ डिस्कस किए, और भी बहुत से करियर्स हैं जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं है, तो इसलिए वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो अगर किसी को भी करियर्स के हवाले से कोई भी गाइडलाइन चाहिए हुई, तो वो हमसे कंसर्न कर सकता है। हम उन्हें यूनिवर्सिटीज़ और उनके मेरिट्स और बहुत सी और भी चीज़ें उनके बारे में गाइड कर देंगे। तो अगर आपके इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस हों, तो आप फ्रीली जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप वो हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुरान एंड बायोलॉजी जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर 1 का, वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।